Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 मार्च 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर यहाँ पर एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन आएगा, इसमें टाइप कर देना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिल जाएगा। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, मतलब वो इस चैनल का लिंक है। जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा, जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली डिजिटल नोट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग को मैप में जाकर देखना है येमेन को, कहाँ पर है येमेन, अच्छी तरीके से मैप में देखना और आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। आज मैं येमेन के वॉर के ऊपर भी डिस्कशन करने वाला हूँ जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो मैं बताने वाला हूँ कहाँ तक ये सिचुएशन पहुँची है, यूएस का क्या रोल रहा है इसमें, सऊदी अरेबिया का क्या क्या रोल रहा है, ठीक है, ईरान का क्या रोल रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ क्योंकि ये हमारा एक एडिटोरियल आया है। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन यार, यूपीएससी का नोटिफिकेशन, अभी तक सब टेंशन में थे यार, नोटिफिकेशन नहीं आया, पूरा फरवरी निकल गया। नाउ फाइनली कल इसका एग्ज़ाम फॉर्म नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप लोग जाकर अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च की। तो हाँ, यही 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो 24 मार्च का इंतज़ार ही मत करना यार, इसी हफ्ते फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि अभी अगर आप वो लोग फॉर्म फिलअप कर लोगे तो आपको आसपास अपना सेंटर मिल जाएगा। काफ़ी टाइम लगा दोगे तो फिर सेंटर दूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर लेना इसी हफ्ते में। और दूसरी बात, जो अपना प्रीलिम्स का पेपर है वो 27 तारीख को एज इट इज़ होना है, 27 जून को, जैसा डिसाइड किया गया था। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, बात करी गई है म्यांमार के सिचुएशन के बारे में, तो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। पहले तो क्या चल रहा है म्यांमार के अंदर, आप लोगों को मालूम है क्या है, वहाँ पर मिलिट्री कू आ चुका है। मिलिट्री कू, कू यहाँ पर COUP इसकी स्पेलिंग है। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तख्ता पलट, मतलब कि मिलिट्री रूल आ चुका है, वहाँ पे मिलिट्री रूल कर रही है। इससे पहले वहाँ पर हुआ करती थी एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, अच्छी खासी वहाँ पे डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर ये सब नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को हटा दिया गया, मिलिट्री कू आ चुका है, मिलिट्री अपना रूल लेकर आ चुकी है, तो मिलिट्री पूरी तरह से म्यांमार को कंट्रोल कर रही है। तो उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है पूरा का पूरा ये म्यांमार, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है वहाँ पर। डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते वहाँ पे ये मिलिट्री रूल, लोग वापस से अपनी डेमोक्रेसी चाहते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो वापस से लोग वही चाहते हैं, अपने चॉइस का नेता हो चाहते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री रूल को नहीं चाहते। तो उसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा, और इसी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी चली गई है। तो अब यहाँ पर आर्टिकल क्या है, आर्टिकल ये है कि ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है म्यांमार के अंदर, तो उसकी वजह से जो 20 लोग हैं वो म्यांमार से इंडिया की तरफ बढ़ गए हैं एज अ रिफ्यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं शरणार्थी, है ना। तो एज अ रिफ्यूज जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ गए हैं कि हाँ भाई हम लोग जा रहे हैं अब इंडिया, बस की बात नहीं है अब इतना प्रोटेस्ट झेलें और जो है इतना ज़्यादा बवाल झेलें इसके अंदर। तो एटलीस्ट जो 20 पीपल हैं, उसमें से आप कह सकते हो इसमें कुछ सम सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं, वो लोग माइजोरम को क्रॉस कर गए, और क्योंकि म्यांमार के अंदर मिलिट्री को हिट कर रहा है उसकी वजह से। और कहाँ पहुँच रहे हैं, इंडिया, इंडिया पहुँच रहे हैं एज अ रिफ्यूजी। ओके, और यहाँ पे एक डेटा और बताया जा रहा है, लगभग 3 मार्च से जो है 50 लोग क्रॉस कर चुके हैं ये चीज़ें, ये डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर चुके हैं, 50 लोग निकल चुके हैं म्यांमार के अंदर से। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि म्यांमार छोड़ रहे हैं लोग, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है, और आप देखोगे बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है इस प्रोटेस्ट के चक्कर में। ओके, नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे आता है सेकंड आर्टिकल, बात करी गई है OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में, चर्चा करेंगे इसके अंदर। जो अभी नया एक IT रूल आया है वो क्या रूल है इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो OTT प्लेटफॉर्म्स विल नॉट हैव टू रजिस्टर, ऐसा हमारा सरकार बोल रही है। गवर्नमेंट ने बोला कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जिसके अंदर अमेजन प्राइम आता है, नेटफ्लिक्स आता है, तो इन सब को कोई रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे बोला गया गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है।
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दे दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि रजिस्टर करें ये लोग गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और ना ही कोई जो गवर्नमेंट नॉमिनी होगा, कोई भी यहाँ पे इनका जो गवर्नमेंट नॉमिनी कोई भी यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। अब आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा क्या क्या बातें हो रही हैं, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी और ये क्या गवर्नमेंट नॉमिनी, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये पिक्चर देखो ध्यान से। अब देखो यार, ये आईटी रूल आया गया था अभी हाल ही में 25 फरवरी को। एक आईटी रूल लेकर आया गया है नया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल। क्या नाम है उसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, इसका नाम ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे इसने क्या इंट्रोड्यूस किया है? इसने इंट्रोड्यूस ये किया था, बेसिकली यहाँ पे लाया गया था सोशल मीडिया के लिए और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कि भाई जो फेक न्यूज़ है उसको कंट्रोल करा जाएगा, ठीक है, या फिर सेक्सुअल कंटेंट फैल रहा है या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट फैल रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे यही सबसे ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, तो इनको कंट्रोल करने की बात करी गई थी अंडर दिस रूल। अब यहाँ पर इसी रूल के बेसिस पे 3 ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को लेकर आया गया। यानी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो 3 तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे। 3 ग्रीवेंस यानी जितने भी यहाँ पे परेशानियाँ होंगी उनको हैंडल करा जाएगा, रेड्रेस करा जाएगा, ठीक है। टियर 1, टियर 2, टियर 3, 3 टाइप्स में लेकर आए। एक तो ग्रीवेंस सेल बनाया जाएगा जहाँ पर अगर OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई अगर पोर्नोग्राफिक कंटेंट आ रहा है, सेक्सुअल कंटेंट आ रहा है, तो ये सारी बातें यहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। दूसरा टियर 2 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगा, यानी जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो खुद रेगुलेट करेगा, ठीक है। यानी कि क्या बोला गया है इस रूल के अंदर, OTT प्लेटफॉर्म्स को खुद अपने आप सारी चीज़ें रेगुलेट करनी पड़ेगी। ऐसा यहाँ पर ना हो कि सरकार को यहाँ पर दखलंदाजी करनी पड़े, सरकार बार बार फोर्स करे कि हाँ भाई आप लोगों को ये कंटेंट बैन करना है, ठीक है। जब आपके लिए रूल लेकर आ चुके हैं तो आपको सेल्फ रेगुलेटरी बनाना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे बॉडी को खुद काम करना पड़ेगा। तो वही बात करी गई है, कोई भी गवर्नमेंट जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होने वाला है इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर। यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स को खुद देखना है। और बात रही सोशल मीडिया की, तो ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया पे तो गवर्नमेंट अभी भी जो है बीच में अड़ती है किस चीज़ को लेकर कि अगर कोई फेक न्यूज़ फैलती है या फिर कोई भी यहाँ पर बात ट्रेंडिंग होती है तो सरकार तो कहती है भाई इसका अकाउंट बैन करो, सोशल मीडिया के पास बात पहुँच जाती है ना। सरकार सोशल मीडिया से बोलता है, जैसे ट्विटर से भी बोला था कि इन लोगों के अकाउंट्स को बैन कर दिया जाए, तो उस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। उसके बाद टियर 3 यहाँ पर है एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल जो कि कंप्लेंट्स वगैरह देखेगा कि अगर आप लोगों को मान लो कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर, कोई भी यहाँ पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट वगैरह इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो उस चीज़ को लेकर ग्रीवेंस सेल पर, तो उस चीज़ के ऊपर स्टेप उठाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सोशल मीडिया पर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरीके से जो OTT प्लेटफॉर्म से उस पर पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट को बैन करा जा रहा है। नाउ अगर हम बात करें, जो ये रूल है, ये रूल है जो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए लाया गया, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लासीफाई करा गया है, जैसे कि अगर आप लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पे जारी हो, अमेजॉन प्राइम देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या करना है, इसमें अलग अलग एज कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा कंटेंट जो कि यूनिवर्सल सभी के लिए होगा वो कंटेंट अलग होगा। 7+ यानी 7 साल के जो उम्र वाले लोग हैं उनकी जो एज है 7 साल से प्लस वाले लोगों के लिए उनका कंटेंट अलग होगा। 13+ वालों के लिए अलग, 16+ वालों के लिए अलग, एडल्ट वालों के लिए अलग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन सब कंटेंट को डिवाइड करा जाएगा ताकि जो है अपने लिमिट के हिसाब से, एज के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर क्लैरिफाई करा जाए और चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाए इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर। ओके, तो ये था बेसिक ये IT रूल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया ये क्या था OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। ये सिर्फ मैंने OTT प्लेटफॉर्म के लिए बताया है, सोशल मीडिया वाला डिटेल में नहीं बताया। ओके, उसके बाद यहाँ पर सेंटर ये 25 फरवरी को ये रूल लेकर आया था, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। और बेसिकली बार बार वही बात हो रही है, यहाँ पे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपको खुद ही अपने आप हैंडल करना पड़ेगा इसको। ओके, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आता है नीचे और इसी के बेसिस पे हमने आज का थंबनेल भी बना रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट है और OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, डिज्नी। तो जो यहाँ पर कंटेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कंटेंट नीड्स टू बी चेक्ड। जितना भी कंटेंट फैल रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, ज़रूरत है कि उन सब चीज़ों को चेक करा जाए। सम इवन हाउ पोर्नोग्राफी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करा गया है। जो पोर्नोग्राफी है उसको सबसे पहले यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली उसी को लेकर बताया गया है और ज़्यादा कुछ है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा यहाँ पर बयान दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला है। चलो इसको तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये आगे पेज नंबर 9 या 10 पर, सॉरी पेज नंबर 8 पर ये आर्टिकल मेंशन करा गया है, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बात करी गई है जो हमारा चाहबार पोर्ट है ईरान में, ठीक है, ईरान में हमारा एक बंदरगाह है चाहबार पोर्ट जो हमने डेवलप कर रखा है। तो इंडिया चाहता है इस चाहबार पोर्ट को हम लोग INSTC के अंडर में लेकर आ जाएं। INSTC का मतलब है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर।
तो इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। आगे ये आर्टिकल है थोड़ा सा डिटेल में, वहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये बांग्लादेश वाला आर्टिकल भी हम लोग आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसका कोई रोल है नहीं। ओके, चलो अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम पेज पर एक आर्टिकल आया है नीचे, काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर बात करी गई है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो टॉप 100 लिस्ट के अंदर आ चुका है। अगर हम बात करें, देखो एक आप कह सकते हो लिस्ट आती है, वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, पूरे दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप के अंदर आती हैं, तो इसके अंदर हमारे भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आ चुका है टॉप 100 में। और 3 IITs भी आ चुके हैं टॉप में। तो आप लोग देख पाओगे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें रैंक में फर्स्ट कौन सी है, MIT US की, ठीक है, सेकंड स्टैनफोर्ड US का, थर्ड कैम्ब्रिज UK का। लेकिन 49 नंबर पे है IIT बॉम्बे, 54 पर IIT दिल्ली, 94 पर IIT मद्रास। और इस IITs के साथ यहाँ पर अब एक बार पहली बार ये क्या हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बैंगलोर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया टॉप 100 के अंदर, नहीं तो मतलब 92 नंबर पर इसको दर्जा दिया गया है। तो काफ़ी बढ़िया बात है हमारे इंडिया के लिए भी। नाउ ये जो साइंस की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसके अंदर इंक्लूड हुआ है, इसके साथ 2 नए सब्जेक्ट भी इस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। 2 नए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, JNU का एंथ्रोपोलॉजी और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जो लॉ प्रोग्राम है वो। ठीक है, ये दोनों चीज़ भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी हैं। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार एक छोटा सा दिल्ली के बारे में जान लेते हैं, क्या हाल है केसेस को लेकर। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं। तो जो है 27,959 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। 261 नए केसेस निकल कर आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात करी जा रही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है दिल्ली की एयर क्वालिटी के ऊपर। तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो रिकॉर्ड करता है बहुत ही पुअर कैटेगरी के अंदर, यानी कि एयर की जो क्वालिटी आज के टाइम पर दिल्ली के अंदर वो काफ़ी बुरी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान भी जा रही है। और आने वाले टाइम में कोविड के बाद जो सबसे बड़ी बीमारी हम लोगों को देखने को मिल सकती है वो है एयर पॉल्यूशन। सॉरी, बीमारी नहीं, परेशानी। चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग पेज नंबर 8 पर। वही सेम आर्टिकल्स जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करे गए। OTT प्लेटफॉर्म्स विल नॉट रजिस्टर्ड, अब यहाँ पर OTT कंटेंट शुड बी चेक्ड। तो यहाँ पर वही हम लोगों ने अभी आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है बांग्लादेश के बारे में। तो जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर काफ़ी सारे लोगों की आप कह सकते हो जाने गई हैं, काफ़ी सारे लोगों को मार दिया गया है बांग्लादेश बॉर्डर पर। तो उसके बेसिस पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर प्रसाद जी, इनके द्वारा बोला गया कि जो भी काम करा गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम की वजह से करा गया है। जहाँ पर क्राइम देखने को मिल रहा था, ठीक है, क्राइम वहाँ पे हो रहा था तभी वो किलिंग्स हुई हैं। अगर ये क्राइम नहीं होता तो वो किलिंग्स भी नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो किलिंग्स के बारे में बात करी गई है तो वो बांग्लादेश के एक रिपोर्ट ने, ढाका ट्रिब्यून रिपोर्ट आई थी बांग्लादेश की, उसके द्वारा बताया गया कि बॉर्डर पर जो लोग मारे गए हैं वो काफ़ी अब बढ़ चुका है, इसका जो नंबर है वो बढ़ चुका है साल 2020 के अंदर। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा बताया गया कि जो भी काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम की वजह से हुआ है, फालतू में कुछ भी नहीं हुआ है। जब क्राइम हुआ है तो यहाँ पर ये किलिंग्स देखने को मिली हैं। नाउ पेज नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके के आर्टिकल्स हम लोगों को डिस्कस नहीं करने होते। ये पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जितनी भी राजनीति से रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, ये हम लोगों को नहीं पढ़ने होते हैं। तो आप इनको ईजिली छोड़ सकते हो। नाउ पेज नंबर 10 की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, बात करी गई है कोविड के केसेस के बारे में। जो डेली केसेस हैं वो क्रॉस कर चुके हैं लगभग 17,000 मार्क तक। तो 17,000 तक क्रॉस कर चुके हैं डेली केसेस। लगभग आप कह सकते हो केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर है अभी भी। और महाराष्ट्र, केरला, यहाँ पर महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, ये सब लोग काफ़ी देर टॉप पर चल रहे हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पे काफ़ी कोविड के केसेस निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देख पाओगे, बात करी गई है कितने लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। तो मोर देन 1.77 करोड़ वैक्सीन डोजेस को दे चुके हैं हम लोग। तो इतने लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया है। ठीक है, एक छोटा सा डेटा है जो कि आप एक माइंड में रख सकते हो। ज़रूरी नहीं हम लोग काम की चीज़ें पढ़ें यहाँ पर, और एक छोटा बहुत डेटा है, ये काफ़ी काम आ सकता है। तो इसके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए ना। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला बात करी गई है बांग्लादेश और शिमला दोनों के अंदर रहना काफ़ी ज़्यादा आसान है। दोनों शहर जो हैं यहाँ पर रहना काफ़ी आसान है, क्योंकि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्या ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी करी गई और उसके अंदर बताया गया बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु और शिमला, तो यहाँ पर ये दोनों टॉप के ऊपर चल रहे हैं। इन दोनों को टॉप के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर इजीली रह सकता है कोई भी।
ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर टॉप पे कौन कौन है, बेंगलुरु के साथ साथ कौन है, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बतौर, वडोदरा। ठीक है, ऐसे ही शिमला है, शिमला के बाद आप देख पाओगे भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सालेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम। तो यहाँ पर लोग रह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, इज ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करा गया था और बात करी गई है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप पुरी ने ये रिलीज़ करा है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये वाला आर्टिकल जो मैंने बताया था पेज नंबर 1 की तरफ डिस्कस करेंगे। बात करी गई है इंडिया चाहता है जो उसका चाबार पोर्ट है, चाबार बंदरगाह है, वो एक की कॉरिडोर के अंदर आ जाए। कौन से की कॉरिडोर चाहता है, INSTC। इसका मतलब है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर बना हुआ है, ठीक है, उसमें चाहता है कि इंडिया ने अपना चाबार पोर्ट बनाया हुआ है ईरान पर, तो वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाए ना। ये क्या है, मैं अभी आप लोगों को आगे बताता हूँ INSTC क्या है। यहाँ पर मैंने एक जो है पिक्चर शेयर करा था मॉर्निंग में, आप लोग देख पाओगे। हाँ, ये पिक्चर है, यहाँ पर आप लोग समझ पाओगे ईजिली ये INSTC क्या है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली समझ पाओगे, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये है, इंडिया की साइड से ऐसे जाएगा, ये रेड कलर से आप लोग देख सकते हो, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ईरान है, ईरान पर यहीं पर ही हमारा चाबार पोर्ट है, चाबार बंदरगाह है। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि इंक्लूड हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है इंडिया और रशिया को, इतना लंबा लाइन एक्सपेंड कर रही है। तो इसमें अगर हमारा पोर्ट इस रूट के अंदर आ जाता है तो फिर काफ़ी हमें बेनिफिट भी मिलेगा और उसकी पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो इस रूट के अंदर चाहता है भारत की हमारा पोर्ट है, चाबार पोर्ट है, वो इस रूट के अंदर ले आया जाए। तो ये बात रखी गई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और पेज नंबर 11-12 पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे, तो आप उनको छोड़ सकते हो। नाउ पेज नंबर 13 की तरफ आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है अगेन म्यांमार के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आप लोगों को पेज नंबर 1 पे ही बता दिया म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या बोलता है, जो UN है, UN ये बोलता है जो म्यांमार मिलिट्री है उसको रोकना पड़ेगा जो इतने मर्डर कर रहा है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं सड़कों पर। प्रोटेस्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें म्यांमार में मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। तो उसको देखते हुए काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, काफ़ी सारे लोगों को मार दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है। तो UN वही बात बोल रहा है, मिलिट्री जो म्यांमार की मिलिट्री है उसको रोकना पड़ेगा ये सब काम, अदरवाइज़ जो है ये काफ़ी बुरी हालत होने वाली है और पूरे दुनिया जो है इसको क्रिटिसाइज़ करने वाली है। नाउ पेज नंबर 14 की तरफ आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल बात करी गई है फ्यूल प्राइसेस टू ड्रॉप इफ ब्रॉट अंडर GST। देखो, एक SBI के द्वारा रिसर्च करी गई है और इस रिसर्च के द्वारा बताया गया अगर फ्यूल प्राइसेस, देखो अभी आज के टाइम पर जो फ्यूल प्राइसेस सभी लोगों को मालूम है कहाँ पर बिल्कुल आसमान में छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम, ठीक है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम। तो जो इनके प्राइसेस हैं अगर आपको कम करना है तो आप इसको GST के अंडर ले आओ। देखो होता क्या है ना, GST क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और GST को सभी लोग पे करते हैं, सभी लोग, छोटा से छोटा बंदा, सभी लोग जो है इस GST को पे करता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये फ्यूल प्राइसेस है, आप लोगों को मालूम होगा पेट्रोल डीजल ये GST के अंडर में नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लिक्कर है, जो शराब है, वो भी GST के अंदर नहीं आती है। तो आप लोगों को मालूम होगा इनके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है, खूब भरकर टैक्स लगाया जाता है और सरकार जो है बहुत पैसा कमाती है इससे लिक्कर से भी बहुत पैसा कमाती है। लॉकडाउन में आप देख पाओगे सिर्फ और सिर्फ ये दुकानें खोली थी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए, है ना। तो जो है यहाँ से खूब सारा टैक्स चला जाता है। दूसरी बात, पेट्रोल से भी काफ़ी सारा टैक्स ये लोग कमा लेते हैं। तो अब क्या होगा, हम लोग GST के अंदर ले आएंगे तो अंडर एक स्पेसिफाइड रेट हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिकली GST टैक्स पे करेंगे। तो उसमें क्या होगा, काफ़ी हद तक जो प्राइसेस हैं वो डाउन आ सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन अगर रही तो फिर फ्यूल के प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और फिर हालत ऐसी ख़राब होती रहेगी सभी लोगों की ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर बात करी गई है ईरान की रूपी जो है, ईरान का जो रिज़र्व है, यानी कि ईरान का जो पैसा है हमारे पास बेसिकली 2 बैंक्स के अंदर है, 2 बैंक्स के साथ डील है। कौन कौन सा, एक है यूको बैंक और दूसरा है IDBI बैंक। यहाँ पर रहता है ईरान का पैसा, लेकिन अब जो ईरान का रिज़र्व है वो कम हो रहा है, ठीक है, इन बैंक्स के अंदर ही कम हो रहा है ईरान का रिजर्व। तो क्या है, जो एक्सपोर्टर हैं वो यहाँ पे, जो भी इंडिया के एक्सपोर्टर हैं वो मना कर रहे हैं हम ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ईरान क्या लेता है, बेसिकली हमसे राइस लेता है, शुगर लेता है, टी लेता है। तो लोग मना कर रहे हैं हम नहीं भेजेंगे ईरान के पास। ईरान का रिजर्व जो है इंडिया के अंदर खत्म हो रहा है, तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो फिर वही बात करी गई है, ईरान का रिजर्व खत्म होगा तो इन लोगों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बदले में तो इनको खुद का पैसा तो मिलता है ना। तो रिजर्व ही इनका जो है डाउन पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट है वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करने वाले, ऐसा यहाँ पर बोला गया है एक्सपोर्टर्स के द्वारा। उसके बाद एक सिचुएशन यहाँ पर देखोगे, ईरान के अंदर बहुत बुरी सिचुएशन आ चुकी है यार, है ना। अगर हम बात करें खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी ईरान की, उन्होंने सैंक्शंस वगैरह खूब सारे लगा दिए थे। तो आप देख पाओगे ईरान ने हाल ही में एक डील करी थी इंडिया के साथ। क्या डील करी थी कि इंडिया ईरान एक डील करी थी, क्या होगा, ईरान ऑयल सेल करेगा, जो ऑयल है, कच्चा तेल है, वो इंडिया को बेचेगा। इंडिया क्या करेगा, अपना एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ यहाँ पे जो है इंडिया अपनी इंडियन रुपी देगा। ठीक है, इंडियन रुपी देगा ईरान को, यहाँ पे यहाँ तक ईरान आ गया। इंडियन रुपी ईरान के पास आएगा तो ईरान जो है आराम से इंपोर्ट कर पाएगा हमारे सामान को। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ तक सिचुएशन तक आ गई है कि ईरान का यहाँ पर ज़्यादा अच्छा आप कह सकते हो बोलबाल इस समय रहा नहीं है। तो यही आर्टिकल है जो कि इसके अंदर बताया गया। बेसिकली तो रिज़र्व के बारे में बताया गया है, जो उसका पैसा है। बेसिकली यहाँ पर दो बैंक हैं, यूको, आईडीबीआई, जहाँ पर रहता है, तो उसका रिज़र्व कम हो रहा है। तो फिर जो एक्सपोर्टर हैं वो भी मना कर रहे हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे। नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो यार आ गए हम लोग आज के एडिटोरियल की तरफ, पेज नंबर 6 एडिटोरियल देखेंगे क्या क्या एडिटोरियल्स है जो कि हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में बात करी गई है। मैं बताऊंगा ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है, और सरकार ने हमारा काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट करा है इस ऑक्शन के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है लिबर्टी के बारे में। बात करी गई है यहाँ पर जो आज के टाइम पर नॉट सो स्टेलर इन प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, ऐसी ये बात करी गई खासकर जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी आज के टाइम पर इतना अच्छे स्टेप नहीं उठा पा रही है पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब आज के टाइम पर लोग फ्री नहीं है बिल्कुल भी, उनके पास फ्रीडम नहीं है, लोग कुछ बोल नहीं सकते कंट्री के अंदर। अगर कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर ढेर सारे केसेस लगा देती है सरकार कि हाँ आप देशद्रोह कर दिया, ये और वो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज के टाइम पर जो पर्सनल लिबर्टी इतनी देखने को नहीं मिलती है, और जुडिशरी भी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो उसी की चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो आप देख पाओगे बेसिकली 2-3 केसेस को रिलेट करा गया है, 2-3 केस के नाम लिया गया है। सबसे पहले आप देख पाओगे प्रिया रमानी वाला केस, जो कि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। दूसरा दिशा रावी वाला केस हो गया, ये भी मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है। तो आप देख पाओगे प्रिया रमानी का केस जो है, यहाँ पर इनको आप कह सकते हो जो है प्रिया रमानी जो है ये एक्विटल हुई थी, एक्विटल साबित, यानी कि कोई यहाँ पर दोषी नहीं हुई थी, दोषी साबित नहीं थी ये। ठीक है, इनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख पाओगे इनके साथ बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। ऐसी दिशा रावी हुई, दिशा रावी पे भी बाद में जो है एक जजमेंट आया और बताया गया कि इनका भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा क्या करा गया था, देखो दिशा रावी के द्वारा क्या करा गया था, एक 22 साल की लड़की है, एक टूल किट शेयर कर दिया गया था। टूल किट क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर चीज़ें लिखी हुई होती हैं, आप कह सकते हो। तो डॉक्यूमेंट था, एक टूल किट शेयर करा गया जिसके अंदर फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी सारे बातें लिखी हुई थी। तो अब वो टूल किट को शेयर करा गया, तो अब जो दिल्ली पुलिस है, जो पुलिस वाले हैं, वो लोग सब इनके पीछे पड़ गए, और फिर उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार करा गया, कस्टडी में लिया गया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर उसके बाद में जो एक जजमेंट आता है, बोला जाता है कि जो ये दिशा रावी हैं, इनके द्वारा कोई वॉयलेंस नहीं क्रिएट करा गया है, इनको छोड़ दिया जाए, बेल दे दी जाए। तो आप लोग देख पाओगे मतलब इतना सब कुछ होने के बाद क्या है, बेल दे दी जाए। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं आगे। बेसिकली 2 केस के ऊपर फोकस करा गया है, तो याद रखना, एक प्रिया रमानी का केस है और एक है दिशा रावी का केस, यहाँ पर बात करी गई है। और इन्हीं के बेसिस पे बताया गया है आज के टाइम पर लिबर्टी इतनी है नहीं, लोग फ्री नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर आप देख पाओगे। और दूसरी चीज़ आप देख पाओगे कि देखो इतना कुछ हो गया, इतने टाइम तक रमानी जो है, प्रिया रमानी चलो निर्दोष साबित हुई, लेकिन उससे पहले इतने महीनों तक जो है घसीटा गया, इतने सारे ट्रायल लिए गए। ऐसी जो दिशा रावी हैं उनको कस्टडी में लिया गया, 10 दिन की कस्टडी में, लगातार कस्टडी में लिया गया, क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या सोल्यूशन निकल कर आ रहा है कि हाँ चलो फ्री है, वो क्या है, इनको बेल दे दी गई है। बिल्कुल, मतलब इनके द्वारा कोई यहाँ पर ऐसा काम नहीं करा गया है जिससे कि नुकसान हुआ हो। ठीक है, उसके बाद आप देख पाओगे ये सारी चीज़ों को लेकर बात करी गई। पहले तो इन दोनों केस के बारे में बताया गया, और उसके बारे में बताया गया जो आज के टाइम पर फ्री स्पीच है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंट्री के अंदर सप्रेस करी जा रही है। क्यों, दिशा रावी ने भी तो कोई ना तो कोई एक बात उठाई थी, एक मुद्दा उठाया था फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर। तो क्या करा, सेडिशन का चार्ज लगा दिया, देशद्रोह का चार्ज लगा दिया, कस्टडी में ले लिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नाउ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी परमिट करता है, चलो मानते हैं हम लोग, हमारा संविधान बोलता है कि हाँ आप लोग को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर स्टेप उठाने चाहिए जो के रीजनेबल हो, कि हाँ भाई वाकई में ऐसा कुछ हुआ है तो सरकार को काम उठाना चाहिए, तो कदम उठाना चाहिए, जुडिशरी को वो कदम उठाना चाहिए।
अगर कोई चीज़ रीजनेबल हो कि हाँ ये काम वाकई इससे नुकसान होगा, ये कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिसरिस्पेक्ट वाकई में नहीं करती हैं, जैसे कि अभी हम लोगों को केसेस देखने को मिले हैं, तो उस तरीके की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कंट्री सही से, आप कह सकते हो कि हम बात करें जुडिशरी की, तो फिर उसको भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करा गया है हमारे इन ऑथर के द्वारा। बोला गया है चीज़ों को सही से देखा नहीं जा रहा है। अगर पहले से हम लोग देख पा लें, अच्छे से काम कर लें, तो फिर ही तो आगे स्टेप उठा पाएंगे। हम अच्छे से देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, हाँ क्या होगा, इसका क्या है, क्या प्रोज है, क्या कौन से नहीं, हम लोग आंख बंद करके जो है चीज़ों इसके ऊपर स्टेप उठा लेते हैं। आप देख पाओगे जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ इनके द्वारा, गवर्नमेंट कॉलोनियल एरा का रूल जो है अपना रही है, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल अपना रही है। ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इस रूल को, बेसिकली आपको याद रखना है ये चीज़ें, जो सेडिशन वगैरह के चार्जेस वगैरह लगा दिए जाते हैं, देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, तो ये ब्रिटिशर्स लेकर आ गए थे ये सारी रूल को। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी समय तक हम लोग पहले सोच रहे थे, जब हमने संविधान को एक्सेप्ट किया तो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ इसके अंदर रखें या ना रखें, लेकिन फाइनली हम लोगों ने इन सब चीज़ों को रखा था। लेकिन उसके बाद आप देख पाओगे बात ये करी गई है, ब्रिटिशर्स तो लेकर आए इन सब रूल को, और ब्रिटिशर्स ने अपनी कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं बहुत पहले ही। ठीक है, ब्रिटिशर्स अपने कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ों को लागू नहीं करते हैं, और इंडिया अभी भी जो है इन सब चीज़ों को अपनाता है। और आप देख पाओगे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है जहाँ पर उसके पीछे का आप कह सकते हो जब रीज़न निकल कर आता है, तो कोई यहाँ पर उनके द्वारा कोई वायलेंस नहीं क्रिएट हुआ होता, मतलब निर्दोष आदमी भी यहाँ पर फंस जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इसका असर कहाँ पड़ता है, इसका असर पड़ता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। फ्रीडम, एक तरीके से लोगों की फ्रीडम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और आप लोगों को मालूम होगा, कल मैंने एक रिपोर्ट का डिस्कशन किया था, यूएसए ने एक रिपोर्ट लेकर आया है। ठीक है, हम इस आर्टिकल को कल वाले आर्टिकल से रिलेट कर सकते हैं। यूएसए ने एक रिपोर्ट लेकर आया था, कौन सा, फ्रीडम हाउस 2021 का। उसके अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो रही है, फ्रीडम रिड्यूस हो चुकी है, लोगों के पास इतनी छूट अब रह नहीं गई है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं। सेडिशन चार्जेस के ऊपर खासकर फोकस करा गया था उस रिपोर्ट के अंदर, बोला गया था देशद्रोह के चार्ज लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं लोगों के ऊपर अगर कोई वो स्टेप उठाता है तो। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ों को बताया गया, यहाँ पर बोला गया इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इन द वैल्यूज ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ फ्री थॉट एंड एक्सप्रेशन व्हाट वी गेट इज अ कंप्लीट इरेजर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। यानी कि देखो क्या होता है कि फ्री थॉट होने चाहिए लोगों के पास, फ्री ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन ये जो रूल ऑफ लॉ है इसका कंप्लीटली इरेजर यानी कि खत्म होता हुआ दिखाई देता है ये रूल। ठीक है, हमारे पास क्योंकि हमारा संविधान एक तरफ से बोलता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं, जो मुद्दा है उसको उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मुद्दे उठाए नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें बताई गई हैं इनके द्वारा इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर। नाउ ये वाला जो एडिटोरियल है, ये मैं आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, इससे अच्छा एडिटोरियल आप लोग जो है पढ़ सकते हो, वो है कि जो बाइडन है उनकी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के लिए कितनी खास है। क्या आप लोग बताओगे? देखो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि जो बाइडन है या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट प्रेसिडेंट होता है इंडिया के लिए? ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, उसके बाद बताना है। चलो मैं एक आसान कर देता हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, चाइना को लेकर कौन बढ़िया है, जो बाइडन है या फिर हमारे लिए टुवर्ड्स इंडिया, मतलब चाइना को लेकर टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया के प्रति कौन सा बढ़िया है, जो बाइडन है या फिर डोनाल्ड ट्रंप है? ठीक है, ये आप लोग सोच के बताना क्या है। और दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में, इसका भी आंसर आप कह सकते हो, इसको ढूंढना, एनालाइज करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या जो बाइडन की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए गुड होने वाली है? ठीक है, ये इसके ऊपर काफ़ी फोकस करना है, आप लोग अच्छी तरीके से एनालाइज करना, पूरा वाइडन, मतलब सब तरफ सोचना, सारे कंट्रीज़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सोचना कि हाँ क्या होगा। इसके बारे में सोचने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना क्या वाकई में यहाँ पर जो बाइडन की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए बढ़िया है या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताना ना, नहीं तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, और अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लंबी बननी है वो वीडियो, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है, चलो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे एक पिक्चर शेयर करी थी, वहाँ पे मैं बताऊँगा। खासकर अभी यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन देखने को मिला है। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होती है, एयरवेव होती है। मान लो यहाँ पे एक पर्सन है, ये पर्सन है, इसको फ़ोन करना है 5000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, अपने दोस्त को फ़ोन करना है, तो वो फ़ोन करेगा यहाँ से इसको। ठीक है, अब जब फ़ोन निकालेगा तो फ़ोन की कनेक्टिविटी कैसे आएगी, जो उसके आसपास का टावर होगा, ठीक है, उसमें से एयरवेव्स निकल रहे होंगे। अब ये एयरवेव्स होंगे तो एयरवेव्स ये वाले होंगे, और फिर इस दोस्त को फ़ोन लगा रहा है वो, इसके आसपास का एक टावर होगा, उसमें एयरवेव्स होंगे, तो ये एयरवेव से एयरवेव कनेक्ट होते हैं, फिर उसके थ्रू जो ये फ़ोन कॉल लगती है, आसपास की बात होती है। नाउ जो ये एयरवेव्स हैं, ठीक है, ये एयरवेव्स किसके हैं, ये हैं सरकार के। अब सरकार क्या करती है, इनकी नीलामी करती है, ऑक्शन करती है, और बोली लगवाई जाती है। तो वही चीज़ हुई है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन देखने को मिला है। अब उसमें से अब ये एयरवेव्स को आप खुद सोचो कौन खरीदेगा,
जियो खरीदेगा, एयरटेल खरीदेगा, वोडाफोन खरीदेगा, ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ तो खरीदेंगी, और कौन खरीदेगा? ठीक है, फ़ोन के आप कह सकते हो सिम वाली इंडस्ट्रीज़ यही है मेनली। तो फिर जियो ने यहाँ पर आप कह सकते हो बोली लगा दी है 57,122 करोड़ की। भारत एयरटेल ने लगाई है यहाँ पर, भारतीय एयरटेल ने 18,698 करोड़ की। वोडाफोन ने 19,093 करोड़ की यहाँ पर ये बोली लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अब बोला गया है इससे जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो है गवर्नमेंट के लिए 77,814 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार ने जनरेट करे हैं इससे। ओके, तो ये था स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी ना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया। अगेन आप लोग इस आर्टिकल को छोड़ सकते हो, ठीक है, काफ़ी हम लोग पढ़ चुके हैं, वैक्सीनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही ना। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे में एक इंटरव्यू का पोर्शन आता है, ये वाला दोनों के आपस के बीच में इंटरव्यू हुआ है, बातचीत हुई है, तो आप जाकर इसको पढ़ सकते हो, PDF आपके पास है ना। उसके बाद बात करते हैं येमेन के बारे में। तो येमेन में आज के टाइम पर वॉर जो चल रही है, वॉर बेसिकली ये काफ़ी टाइम पुरानी है, साल 2014 से वॉर चल रही है, लगभग 6 साल हो चुके हैं। तो ये वॉर खत्म हो रही है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो US के प्रेसिडेंट है आज के टाइम पर, जो बाइडन, इनका बहुत बड़ा रोल हो रहा है। चलो इसको मैं एक मैप के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सिचुएशन है क्या। इस एडिटोरियल से अच्छा है मैं आपको एक मैप के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें समझा पाऊँ। देखो ये मिडिल ईस्ट का यहाँ पर मैप देख पाओगे आप, यह है सऊदी अरेबिया, इधर आप देखोगे यह है येमेन, इधर ओमान, इराक, सीरिया, ईरान, इजिप्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, येमेन के अंदर लड़ाइयाँ चलती हैं किस किस की। एक तो येमेन की गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, मैं यहीं पर ही पूरा एडिटोरियल समझा दूंगा। येमेन है, येमेन की गवर्नमेंट, और दूसरा जो वहाँ पे हाउदीज़ रहते हैं, ठीक है, हाउदीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के आपस के बीच में जो है लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और ये लड़ाइयाँ काफ़ी टाइम पहले से चल रही हैं, साल 2014 से ही जो है ये इनके आपस के बीच में विवाद रहता है ना। जो येमेन की गवर्नमेंट है, येमेन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया को पीछे से बैक करता है, यानी सपोर्ट करता है यूएसए क्या करता है, अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, वेपन्स वगैरह हो गए, वो सेल करता है इसको सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया यहाँ तक पहुँचाता है। तो आपस में इनके कभी सुधार ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। अब इधर से हाउदीज़ हो गए, इन हाउदीज़ को कौन सपोर्ट करता है? वो करता है ईरान, ठीक है, ईरान सपोर्ट करता है, इराक सपोर्ट करता है। अब आप देखोगे इधर से कंट्री सपोर्ट कर रही है, इधर से कंट्री सपोर्ट कर रही है, और तो दोनों के अंदर मोटिवेशन आ रहा है, हाँ भाई लड़कर अपनी गवर्नमेंट ले आएंगे, ये है कब्जा कर लेंगे। तो ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो आपस में दोनों के सुधार ही नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, ये साल 2014 से ऐसी कहानी बढ़ती हुई आ रही है। आप देख पाओगे बराक ओबामा का टाइम था, उसके बाद ट्रंप का टाइम आया, चीज़ें ऐसी चल रही थी। नाउ यूएसए के प्रेसिडेंट आज के टाइम पर जब बदल चुके हैं, जो बाइडन आ गए हैं, तो जो बाइडन ने क्या करा, इस चीज़ से हट गए पीछे। इन्होंने बोला हम सऊदी अरेबिया से कोई डील नहीं करने वाले, इस चीज़ को लेकर कोई यहाँ पर अब सऊदी अरेबिया से कनेक्शन नहीं रहेगा इस येमेन की वॉर को लेकर। यानी कि सऊदी अरेबिया को जो पहले सपोर्ट कर रहा था यूएसए, अब बिल्कुल भी नहीं करेगा, 1% भी नहीं करेगा। तो किस्सा ही खत्म। सऊदी अरेबिया को नहीं करेगा तो यहाँ तक सऊदी अरेबिया नहीं पहुँचेगा, तो किस्सा ही खत्म है। यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉर के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यही था फंडा एंडिंग ऑफ अ वॉर का। तो वही चीज़ें बताई गई हैं, एक सीज फायर इन एवरीबडीज इंटरेस्ट बट द क्वेश्चन इज हु विल ब्लिंक फर्स्ट। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बाइडन ने यहाँ पर ये सारे स्टेप उठाए, ऑफिस में आ गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, सऊदी अरेबिया को जो सपोर्ट करता था वो यहाँ पर पीछे हट गए। अब यहाँ पर सपोर्ट नहीं करा जाएगा सऊदी अरेबिया को। क्यों? अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशन हम लोग को सुधरते हुए नजर आएगी। एक जना शांत होगा तो दूसरा भी वहाँ पे येमेन के अंदर शांत होता हुआ हम लोगों को नजर आने वाला है। साल ये 2014-15 से कहानी लगभग चलती हुई आ रही है। येमेन की गवर्नमेंट और हाउदीज़ के बीच में जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाउदी को कौन सपोर्ट करता है? ईरान करता है, और येमेन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को बैक करता है यूएसए। तो अब यूएसए पीछे हट रहा है, तो बेसिकली वही बताया गया, येमेन के क्राइसिस कहीं ना कहीं अब सुधरते हुए नजर आएंगे, जो इसके आज के टाइम पर क्राइसिस चल रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कर दिया है ब्लॉकेड, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब कोई भी यहाँ पर जो भी येमेन की आप कह सकते हो सऊदी अरेबिया जो सपोर्ट कर रहा था येमेन की गवर्नमेंट को, अब वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएसए सऊदी अरेबिया को नहीं सपोर्ट करेगा। ओके, तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। आप आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। हाँ, कल का एक आर्टिकल रह गया है, ठीक है, हमारे बेसिकली एक 3 मार्च के 2 आर्टिकल रह गए, सॉरी 2 मार्च के 2 आर्टिकल रह गए, और कल का एक आर्टिकल रह गया है। ये 3 आर्टिकल हमारे बैकलॉग चल रहा है, ये पेंडिंग चल रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लेना। संडे में जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर 50 मिनट की हो जाएगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।